हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो आज हमारी क्लास 2-3 दिन के बाद आ रही है क्योंकि थोड़ा सा हेल्थ इशू था, इसलिए नहीं आ पाई थी। तो आज आप कोऑपरेट करेंगे। देखिए, जो भी चीज़ें हम लाएंगे बहुत अच्छे तरीके से लाएंगे, जो भी चीज़ें लाएंगे पूरी लाएंगे, उसमें से आपका फिर अलग चीज़ें नहीं होंगी। तो आज हमारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में हम गांधीवादी युग पढ़ रहे थे, तो गांधीवादी युग की शायद हम 2 क्लासेस पढ़ ली हैं, तो आज ये तीसरी क्लास होगी आपकी। और इसमें उसी के आगे हम कंटिन्यू करेंगे एकदम स्टेप बाय स्टेप। कोई भी चीज़ें आपके बीच में छूटेंगी नहीं, और जो भी चीज़ें जैसे छोटी मोटी चीज़ें छूटती हैं तो उन्हें बाद में हम लाकर कवर कर देंगे। ठीक है, ओके, चलिए आगे देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो हम देखते हैं क्या है ये साइमन कमीशन। ठीक है, साइमन कमीशन की हम अगर बात करें तो साइमन कमीशन आया क्यों था, कारण क्या था? तो आपने देखा होगा जो भारत सरकार अधिनियम था, ठीक है, जो अधिनियम 1919 का अधिनियम था, तो इसी की समीक्षा के लिए 10 साल बाद क्या आना था? 10 साल के बाद एक कोई भी आयोग आना था, जो भी अधिनियम आना था। लेकिन क्या किया, 2 साल पहले ही ये लेके आ गए साइमन कमीशन। ठीक है, तो अगर पूछा जाए तो 1919 की समीक्षा के लिए ये आया था आपका साइमन कमीशन। बस इतनी चीज़ों को आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए एक सेकंड। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, भारत शासन अधिनियम की समीक्षा के लिए आया था। भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा के लिए आया था। ये आना कब था? 10 साल के बाद आना था, लेकिन ये 2 साल पहले ही आ गया था। ठीक है, 2 साल पहले ही आ गया था साइमन कमीशन। तो इतनी चीज़ें हम समझ गए। अब बात करेंगे साइमन कमीशन का ड्यूरेशन क्या हुआ। साइमन कमीशन वैसे 2 बार आ चुका था भारत में, इन्हीं ड्यूरेशन में ही अपने। तो गठन इसका नवंबर 1927 को किया गया साइमन कमीशन का, लेकिन आया था फरवरी 1928 में। तो इतनी चीज़ों को याद रखेंगे। गठन 1927 में किया गया था, लेकिन आया कब था? 1928 में। और इस समय ब्रिटेन के पीएम कौन थे? स्टैनले बाल्बिन थे, शायद यही नाम है, देख लीजिएगा। ठीक है, और अध्यक्ष कौन था? सर जॉर्ज साइमन। जो ये कमीशन था, साइमन कमीशन था, इसके अध्यक्ष कौन थे? ये थे सर जॉर्ज साइमन। और वायसराय समय भारत का कौन था? इरविन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पूछा जाता है साइमन कमीशन के समय भारत का वायसराय कौन था। अगर हम बात करें भारत का सचिव कौन था, तो ये था लॉर्ड बिरकनहेड। ठीक है, लॉर्ड बिरकनहेड जो था ये भारत का सचिव था। तो जैसे कि हमने बात की थी, तो भारत शासन अधिनियम 1919 की धारा 66 में क्या प्रावधान था कि 10 वर्ष बाद ही किसी भी अधिनियम की समीक्षा की जाएगी, लेकिन ये 2 वर्ष पहले ही आ गई थी। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। भारत शासन अधिनियम 1919 की धारा 66। ठीक है, धारा 66 में क्या लिखा हुआ था कि 10 वर्ष बाद किसी भी अधिनियम की समीक्षा की जाएगी। तो और ये 2 वर्ष पहले ही आ गई। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। अगर हम बात करें साइमन कमीशन, तो साइमन कमीशन में 7 सदस्य थे और सभी क्या थे? अंग्रेज थे। ठीक है, साइमन कमीशन में क्या था? इसमें क्या थे? 7 सदस्य थे। हम यहाँ पर 7 सदस्य लिख देते हैं। ये 7 सदस्यों का समूह था और अध्यक्ष कौन थे? सर जॉर्ज साइमन। इन्हीं के नाम पर साइमन कमीशन था। 7 सदस्य थे और इसमें क्या थे? सभी क्या थे? अंग्रेज थे, सभी ब्रिटिश थे। ठीक है, इसमें एक भी भारतीय सम्मिलित नहीं था, इसीलिए क्या है, इसे क्या कहा गया था? श्वेत कमीशन। श्वेत कमीशन कहा गया था क्योंकि इसमें एक भी भारतीय नहीं था। और सांसद आयोग भी इसे कहा गया था और इंडियन स्टैट्यूटरी भी इसे कहा गया था। तो ये चीज़ हम याद रखेंगे। ओके, अगर हम बात करें इसके बहिष्कार का निर्णय कब लिया गया, जो साइमन कमीशन आया तो इसके बहिष्कार का निर्णय कब लिया गया, तो हम देखते हैं 27 दिसंबर 1927 को मद्रास अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता M.A. अंसारी कर रहे थे, उसी में निर्णय क्या लिया गया? पूर्ण बहिष्कार का निर्णय लिया गया। किसके? साइमन कमीशन के पूर्ण बहिष्कार का निर्णय लिया गया। तो इन चीज़ों को हम याद रखेंगे। अगर पूछा जा रहा है कि साइमन कमीशन के पूर्ण बहिष्कार का निर्णय कब लिया गया, तो 27 दिसंबर 1927 को मद्रास अधिवेशन में। अध्यक्षता किसकी अध्यक्षता में? M.A. अंसारी की अध्यक्षता में। और इसी कमीशन के विरोध में कौन से नारे लगाए गए? साइमन गो बैक के नारे लगाए। ये आयोग जहाँ जहाँ पर भी गया वहाँ पर साइमन गो बैक के ही नारे लगाए और पूरा देशव्यापी हड़ताल की गई थी। इस समय में ये सारी चीज़ें थी। तो साइमन गो बैक के नारे, आयोग जहाँ जहाँ भी जा रहा था सारे जगह यही चीज़ें नारे लगाए जा रहे थे। अगर हम बात करें लाहौर की, तो लाहौर में हम बात करेंगे इस कमीशन की। इस कमीशन का विरोध कर रहे थे कौन? लाला लाजपत राय साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे। उसी में एक पुलिस अधिकारी क्या था? स्कॉट। नाम याद रखिएगा, स्कॉट था। तो इसने लाठी चार्ज किया। उसमें पहले तो लाला लाजपत राय घायल हो गए, फिर उनकी मृत्यु हो गई 17 नवंबर 1928 को। ठीक है, उनकी मृत्यु हो गई। अगर पूछा जाए लाला लाजपत राय की मृत्यु कौन से कमीशन के विरोध करते समय हुई थी, तो साइमन कमीशन का विरोध वो लाहौर में कर रहे थे। उसी समय पूरे अंग्रेज पुलिस अधिकारी क्या था? स्कॉट था। उसने लाला लाजपत राय पर
लाठियाँ बरसाई बहुत अच्छे तरीके से और वो घायल हुए। उसके बाद उनकी 17 नवंबर 1928 को मृत्यु हो गई। तो ये चीज़ें हम याद रखेंगे। तो इनकी मृत्यु के बाद क्या चीज़ें कही गई, ध्यान से सुनिएगा एक सेकंड। लाला लाजपत राय का एक कथन था, लाला लाजपत राय ने कहा था, ध्यान से सुनिएगा, कि मेरे शरीर पर लाठी की एक एक वार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में अंतिम कील साबित होगी। और गांधी जी ने कहा था कि भारतीय सौर मंडल का एक सितारा डूब गया। ठीक है, इनकी मृत्यु पर गांधी जी ने क्या कहा था कि भारतीय सौर मंडल का एक सितारा डूब गया। और इन्होंने क्या कहा था, लाला लाजपत राय ने कहा था कि मेरे शरीर पर जो जितनी भी लाठियाँ पड़ेंगी वो भारतीय क्या होगी, अंतिम कील होगी। तो ये सारी चीज़ें थी। तो ऐसे आप समझ जाएंगे कि किसने क्या चीज़ें कही थी। उम्मीद करते हैं कि इतनी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर पूछा जाए कि साइमन कमीशन का लखनऊ में किसने विरोध किया था, तो नेहरू, जवाहरलाल नेहरू और गोविंद वल्लभ पंत जी ने किया था, याद रखेंगे हम। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे साइमन कमीशन जो है 1930 में इसकी रिपोर्ट सबमिट की गई और उसी में चर्चा की गई। और किस नतीजे पर ये लोग पहुँचे कि गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। तो 1930 में जो यही साइमन कमीशन की रिपोर्ट की चर्चा हुई, उसी में ये निर्णय लिया गया कि गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। और ये जो रिपोर्ट आई थी, इसमें जो सिफारिशें लिखी हुई थी वो क्या लिखी हुई थी उसके बारे में भी एक बार जान लीजिए। तो उसमें लिखा हुआ था कि वर्मा को भारत से अलग कर दिया जाए। ये जो साइमन कमीशन की रिपोर्ट थी इसमें सब चीज़ें मेंशन थी। और था उड़ीसा को अलग प्रांत बनाया जाए। ठीक है, और 10 साल की समीक्षा का जो प्रावधान है इसको समाप्त कर दिया जाए। कहने का मतलब हम जब मन होगा तब ले आएंगे, 10 साल वाला समाप्त कर दीजिए। और क्या था, केंद्र की संघीय व्यवस्था में भारतीयों को न शामिल किया जाए। ठीक है, कोई भी भारतीय ना शामिल हो। तो ये सारी चीज़ें थी साइमन कमीशन के बारे में। अब इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन साइमन कमीशन से नहीं पूछेगा। एक बार जल्दी से हम और देख लेते हैं साइमन कमीशन को, फिर हम आते हैं नेहरू रिपोर्ट पे। ओके, चलिए साइमन कमीशन ड्यूरेशन अगर पूछा जाए 1927 में गठन कब हुआ, 1927 में, आया कब, 1928 में। इसमें 7 सदस्य थे, सभी अंग्रेज थे। इसे श्वेत कमीशन भारतीयों ने कहा था। ओके, और ये भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा के लिए आया था, जो 10 वर्ष के बाद में आना था, लेकिन क्या हुआ था 2 वर्ष के पहले ही आ गया था। और इस समय वायसराय कौन था, इरविन था। और पीएम थे ब्रिटेन के स्टैनले बेल्विन। और अध्यक्ष थे सर जॉर्ज साइमन। भारत का सचिव कौन था, लॉर्ड बिरकेनहेड था। ठीक है, इतनी चीज़ें उम्मीद करते हैं कि समझ में आई होंगी। और फिर हम बात करेंगे यहीं पे बात कर रहे हैं भारत शासन अधिनियम की धारा 66 में चीज़ें लिखी हुई थी कि जो भी प्रावधान अधिनियम का समीक्षा करने के लिए आना है वो कब आना है, 10 साल बाद आना है। और इसे श्वेत कमीशन, संसद आयोग और इंडियन स्टैट्यूट भी कहा गया था। और 27 दिसंबर 1927 को मद्रास अधिवेशन में M.A. अंसारी की अध्यक्षता में पूर्ण बहिष्कार का निर्णय लिया गया था इस कमीशन के। और जहाँ जहाँ पर भी ये आयोग गया था वहाँ पर साइमन गो बैक के नारे लगे थे। और लाहौर में साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे कौन, लाला लाजपत राय। वहीं पर अंग्रेज अधिकारी कौन था, स्कॉट था, उसने लाठीचार्ज की। तो पहले घायल हो गए, फिर 17 नवंबर 1928 को इनकी मृत्यु हो गई। ओके, फिर बात करेंगे लखनऊ में विरोध किसने किसने किया था, नेहरू और पंत जी ने किया था। बात करेंगे शासन का जो ये साइमन कमीशन था, इसकी 1930 में रिपोर्ट सौंपी गई और इसी में सारी चर्चा की गई कि गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, गोलमेज सम्मेलन का। ठीक है, वो सारी चीज़ें भी हम पढ़ेंगे। 3 सम्मेलन हुए, तीनों के बारे में बात करेंगे। और इसमें सिफारिश में क्या लिखा हुआ था कि बर्मा को भारत से अलग कर दिया जाए, उड़ीसा को अलग प्रांत बना दिया जाए। और ये 10 वर्ष वाला समीक्षा का जो प्रावधान था इसको हटा दिया जाए। और केंद्र की संघीय व्यवस्था में जो है किसी भी भारतीय को शामिल ना किया जाए। तो ये सब थी साइमन कमीशन की चीज़ें। और ये क्या हुआ, वापस हो गया, ये नहीं सफल हो पाया। फिर आगे हम देखते हैं नेहरू रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं। तो ध्यान से चीज़ों को सुनिएगा कि साइमन कमीशन का विरोध किए जाने पर अंग्रेज वैसे ही नाराज थे। तो भारत का जो सचिव था बिरकनहेड, इसने भारत को सर्वसहमति का संविधान बनाने की चुनौती दी थी। इसने क्या कहा था, ये लॉर्ड बिरकनहेड क्या था, इसने भारत को क्या कहा था, तुम सर्वसहमति संविधान बना दो, ये चुनौती दी थी। और कांग्रेस ने उस चुनौती को क्या किया था, स्वीकार कर लिया था। उसी के बाद से सारी चीज़ें स्टार्ट हो गई थी। ध्यान से हम सुनते हैं कि नेहरू रिपोर्ट क्यों आई, ध्यान से सुनिएगा। क्योंकि ये साइमन कमीशन का इतना विरोध हो गया तो अंग्रेज नाराज हो गए। और ये जो राज्य सचिव था बिरकनहेड, इसने कहा, चुनौती दी कि आप सर्वसम्मति से अपना संविधान बनाइए। ठीक है, एक चुनौती दी, यानी कि आप बनाए, आप में इतना है हिम्मत की नहीं है। तो ये सारी चीज़ें थी। तो कांग्रेस ने क्या किया, उनकी चुनौती को स्वीकार कर लिया और उसी को लेके हम चल रहे हैं। तो आगे देखते हैं इसके लिए क्या हुई, पहली बैठक कब हुई। पहली बैठक हुई दिल्ली में, कब, ठीक है, पहली बैठक हुई दिल्ली में फरवरी 1928 को हुई और इसकी अध्यक्षता की थी M.A. अंसारी ने। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट के संबंध में पहली बैठक कब हुई, पहली बैठक हुई दिल्ली में फरवरी 1928 में। अध्यक्षता किसने की थी, M.A. अंसारी ने। अगर हम बात करें द्वितीय बैठक, ध्यान से देखिएगा, द्वितीय बैठक कब हुई, देश के सभी दलों की ये बैठक थी। देश के सभी दल इसमें सम्मिलित हुए थे, कुछ दल जो विरोधी थे वो अलग की बात है। ये पुणे में हुई मई 1928 में।
और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? मोतीलाल नेहरू ने। ठीक है, मोतीलाल नेहरू ने। तो याद रखिए, द्वितीय बैठक में देश के सभी दलों को बुलाया गया था, वो सभी दल थे, और पुणे मई 1928 में थी। अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने की थी, और इन्हीं मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में ही एक समिति का गठन किया गया था। कौन सी समिति थी? संविधान निर्माण समिति। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पूछा जाएगा कि संविधान निर्माण समिति के गठन में अध्यक्षता किसने की थी? तो मोतीलाल नेहरू जी ने ही की थी। तो इन्हीं में क्या हुआ था, ये समिति के गठन में समिति का गठन किया गया था, संविधान निर्माण समिति का गठन किया गया था। कब? मोतीलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। अगर बात करें इसमें सदस्य कौन कौन थे, सदस्य था अली इमाम, तेग बहादुर सप्रू, मंगल सिंह, सुभाष चंद्र बोस, एस एनी और GI प्रधान। तो ये सारे सदस्य थे। सारे सदस्य नहीं इंपॉर्टेंट है, नहीं पूछे जाते हैं। इस बात में हम करें, ये जो समिति आई थी, इस समिति ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? अगस्त 1928 में प्रस्तुत की, और इसे ही क्या कहा गया? नेहरू रिपोर्ट कहा गया। ठीक है, यही जो बैठकें हुई, इसी के बाद जो है समिति ने अपनी एक रिपोर्ट अगस्त 1928 में प्रस्तुत की, और इसे ही क्या कहा गया? नेहरू रिपोर्ट कहा गया। तो इसे आप याद रखेंगे। फिर हम बात करेंगे इस रिपोर्ट में कौन सी मांग की गई थी। इस रिपोर्ट में ये मांग की गई थी कि जो पृथक निर्वाचन मंडल है, इसे समाप्त कर दिया जाए। ठीक है, तो अगर पूछा जाए नेहरू रिपोर्ट में जो मेन रूप से मांग कौन सी की गई थी, तो जो पृथक निर्वाचन मंडल था उसे समाप्त करने की मांग की गई थी। कहने का मतलब था सभी लोगों को एकजुट करने की बात की गई थी, लेकिन कुछ चीज़ें थी, अभी हम आगे जानेंगे। अगर हम बात करें, यहाँ ध्यान से सुनिएगा, सुभाष चंद्र बोस और पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा चीज़ों को। सुभाष चंद्र बोस और पंडित जवाहरलाल नेहरू की अगर हम बात करें, तो इन दोनों लोगों ने कांग्रेस के भीतर दबाव समूह के रूप में भारतीय स्वतंत्रता लीग का गठन किया था। ठीक है, अगर पूछा जाता है भारतीय स्वतंत्रता लीग का गठन किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। कांग्रेस के दबाव समूह के रूप में भारतीय स्वतंत्रता लीग का गठन किया था, और इसी के दबाव में जो है नेहरू रिपोर्ट में क्या मांग की गई थी कि यदि 1 वर्ष के भीतर डोमिनियन स्टेट नहीं दिया गया, तो कांग्रेस पूर्ण स्वराज के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाएगी। ठीक है, तो ध्यान से सुनते हैं। सुभाष चंद्र बोस और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक लीग का गठन किया किसका? भारतीय स्वतंत्रता लीग का गठन किया, और इसमें जो है इस लीग का गठन किया, और दबाव में नेहरू रिपोर्ट में मांग की गई कि यदि 1 वर्ष के भीतर डोमिनियन स्टेट नहीं दिया गया, तो कांग्रेस पूर्ण स्वराज के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाएगी। देखिए, कुछ अंतर आपने देखा होगा कि पहले केवल ये लोग स्वराज की मांग कर रहे थे, लेकिन अब क्या कर रहे थे? अब पूर्ण स्वराज की मांग कर रहे थे। तो हम बात करेंगे जो 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था आपका। ठीक है, 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था, अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। तो 26 जनवरी 1930 को एक झंडा फहराकर पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। इन्होंने कहा था कि अब हम ये स्वराज की मांग नहीं करेंगे, अब हम पूर्ण स्वराज की मांग करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि नई चीज़ें समझ में आई होंगी। और ये जो नेहरू रिपोर्ट का विरोध में मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या किया? मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 सूत्रीय मांग रखी। कब? मार्च 1929 में। तो अगर पूछा जाए मोहम्मद अली जिन्ना ने किसके विरोध में 14 सूत्रीय मांग रखी थी, तो ये इसके विरोध में, नेहरू रिपोर्ट के विरोध में इन्होंने मांग रखी थी, क्योंकि जिन्ना की और नेहरू की बिल्कुल भी नहीं बनती थी। तो विरोध में मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 सूत्रीय मांग रखी मार्च 1929 की। इसमें इन्होंने एक भावपूर्ण अपील की, भावभीनी अपील की कि हम एक ही भूमि पर सदियों से रह रहे हैं, अब मेरी बात मान ली जाए। यानी कहने का सीधा सीधा मतलब था कि हमको अलग कर दो, हमको अलग राष्ट्र दे दो, हमको अलग चीज़ें दे दो। तो यही सारी चीज़ें थी। तो उम्मीद करते हैं कि नेहरू रिपोर्ट समझ में आ गई होगी। जल्दी से एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। बस हम आते हैं आगे सविनय अवज्ञा आंदोलन पे। चलिए देखते हैं। नेहरू रिपोर्ट प्रथम बैठक दिल्ली, फरवरी 1928 में अध्यक्षता की थी MA अंसारी ने। द्वितीय बैठक देश के सभी दलों के द्वारा, पुणे 1928 में, अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू की थी। इन्हीं की अध्यक्षता में, मोतीलाल नेहरू की ही अध्यक्षता में संविधान निर्माण समिति का गठन किया गया था। सदस्य कौन थे? अली इमाम, तेग बहादुर सप्रू, मंगल सिंह, सुभाष चंद्र बोस, SS एनी और GI प्रधान। बात करेंगे, इस समिति ने अपनी रिपोर्ट अगस्त 1928 में प्रस्तुत की, जिसे नेहरू रिपोर्ट कहा गया। और रिपोर्ट में जो है पृथक निर्वाचन मंडल समाप्त करने की मांग की गई थी। सुभाष चंद्र बोस और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के दबाव समूह के रूप में भारतीय स्वतंत्रता लीग का गठन किया, और दबाव में नेहरू रिपोर्ट में मांग की गई कि अगर 1 वर्ष के भीतर डोमिनियन स्टेट नहीं दिया गया, तो कांग्रेस जो है पूर्ण स्वराज के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाएगी। और नेहरू रिपोर्ट के विरोध में मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 सूत्रीय मांग को रखा मार्च 1929 में, और अपील की कि हम एक ही भूमि पर सदियों से रह रहे हैं, अब मेरी बात मान ली जाए। तो उम्मीद करते हैं आपको नेहरू रिपोर्ट और साइमन कमीशन समझ में आया होगा। अब हम आते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन पे। जितनी भी चीज़ें कवर कर पाएंगे करेंगे, नहीं तो हम अगले वीडियो में करेंगे, लेकिन जो चीज़ें करेंगे वो पूरी करेंगे। यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। चलिए हम आगे बात करते हैं। पहले हम सविनय अवज्ञा आंदोलन से पहले आपका दांडी यात्रा की बात करेंगे, क्योंकि जब दांडी यात्रा में जब नमक कानून तोड़ा गया था, उसके बाद ही आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था।
तो हम चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं, चाहे पहले इसको कर ले उसको कर ले, बात एक ही है। तो दांडी यात्रा की अगर हम बात करें तो ये 12 मार्च से लेके 6 अप्रैल तक 1930 तक आपकी चली थी। और ये कहाँ से कहाँ तक चली थी, स्थान इंपॉर्टेंट है, साबरमती के तटीय शहर से दांडी तक 240 मील, ठीक है। यात्रा कितनी थी, 240 मील की यात्रा थी, हम याद रखेंगे। अगर 240 मील को हम किलोमीटर में बदलें तो लगभग 386 किलोमीटर हो जाएगा ये। तो इतनी चीज़ों को हम याद रखेंगे। तो पहले दांडी यात्रा पढ़ लेते हैं, फिर हम पढ़ेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इसमें क्या था, नमक कानून के बारे में बात थी, एकाधिकार चाहिए था नमक निर्माण व बिक्री पर, राज्य को एकाधिकार चाहिए था। और यहाँ पर क्या था, 71 अनुयायी थे, किसमें, दांडी यात्रा में शामिल थे 78 अनुयायी, और जिसमें से मात्र एक बिहारी था, ठीक है, मात्र एक बिहार के थे। क्या नाम था, गिरिधारी करके कुछ नाम था, क्या नाम था, गिरवीधार चौधरी करके नाम था, नाम करेक्ट कर लीजिएगा, लेकिन रिलेट इसी से कर रहा है, गिरवीधार चौधरी, ठीक है, मात्र एक बिहार का था, ठीक है। तो इतनी चीज़ों को याद रखेंगे। तो हम बात करेंगे यहाँ पर 6 अप्रैल को गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा, और यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन एक मुट्ठी नमक लेकर उन्होंने शुरू कर दिया, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन एक मुट्ठी नमक लेकर शुरू कर दिया। और जो यात्रा चल रही थी, इसमें इस यात्रा के समय में गांधी जी के साथ एक अमेरिकी पत्रकार कौन था, वेब मिलर था, ये नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा, ठीक है। उसके बाद 4 मई को गांधी जी गिरफ्तार हो गए, इसके बारे में हम अभी बात करेंगे। अगर हम बात करें यहाँ तमिलनाडु में त्रिचुनापल्ली से वेदारण्यम तक, वेदारण्यम मार्च, इसको वेदारण्यम मार्च भी कहते हैं, वेदारण्यम तक चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने दांडी यात्रा की तरह ही एक यात्रा शुरू की थी। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये हो गया। तो देखते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन ये कब हुआ आपका, ये 1930 में आया। इस समय वायसराय कौन था, इरविन था। भारत सचिव कौन था, डेव वुडवेन था। अगर हम बात करें तो गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया ये ऐतिहासिक सत्याग्रह था, जो 12 मार्च 1930 को शुरू किया गया था, ठीक है। कब नमक कानून तोड़ा गया, उसके बाद आपका शुरू क्या किया गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसमें गांधी जी ने जो है इरविन से 11 सूत्रीय मांग की थी, 11 सूत्रीय मांग सौंपा था। और यहाँ पर गांधी जी ने बताया था कि नमक कर जो है दुनिया का सबसे अमानवीय कर है, क्योंकि यहाँ पर नमक के मूल्य से ज़्यादा उस पर कर लगा दिया गया था। और जब इरविन से कोई आश्वासन नहीं मिला गांधी जी को, तो गांधी जी ने कहा कि मैंने घुटने टेक कर रोटी मांगी थी, मुझे पत्थर मिले। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इसके बारे में इतनी ही चीज़ें हैं। और हम एक सेकेंड ओके, इसके बारे में इतनी चीज़ें, बाकी चीज़ें हम अगले वीडियो में बात करेंगे। हो सकता है आपको स्क्रीन रिकॉर्डर पे ही बात करें, तो वहाँ क्या है, आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी एक साथ ही में, और समय भी नहीं लगेगा। तो हम कोशिश करेंगे कि उसी पे हम आपको बताएं। तो आज के लिए इतना ही। चलिए हम एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। दांडी यात्रा की बात करेंगे, कब से कब शुरू हुआ था, किस लिए था ये, नमक कानून के लिए था, ठीक है। इसको नमक सत्याग्रह भी कहते हैं। अगर हम बात करें 12 मार्च से 6 अप्रैल तक ये चला था, साबरमती के तटीय शहर से दांडी तक। दूरी कितनी थी, 240 मील। 78 अनुयायी शामिल थे। इसमें एक महिला कौन थी, सरोजिनी नायडू थी, उनके बारे में भी हम बात करेंगे, बिहारी। और ये जो 78 अनुयायी में से मात्र एक बिहारी थे, गिरवीधार चौधरी। 6 अप्रैल को गांधी जी ने नमक कानून तोड़ दिया था। और क्या हुआ था, एक मुट्ठी नमक लेकर सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया था। और हम बात करेंगे यहाँ पर इस समय गांधी जी के साथ एक पत्रकार कौन थे, वे मिलर थे। और सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करें, वायसराय इरविन था, और भारत सचिव कौन था, बेज वुडवेन। और गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया ये ऐतिहासिक आंदोलन था, जो 12 अप्रैल 1930 को शुरू किया गया था। 12 मार्च या 12 अप्रैल को, एक मिनट देख लेते हैं, सॉरी एक मिस्टेक हो गई थी। यहाँ पे देखिएगा, ये दोबारा से सविनय अवज्ञा आंदोलन यहाँ से शुरू किया गया था, और जो सबसे पहले आपका शुरू किया गया था वो 12 मार्च को ही शुरू किया गया था। तो इतनी चीज़ों को देख लीजिएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत ही ये क्या थी, दांडी यात्रा थी। और जब नमक कानून तोड़ा था तो उन्होंने फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया था, जिसे नागरिक अवज्ञा आंदोलन भी कहते थे। तो इसके लिए सॉरी, थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो देख लीजिएगा। बाकी जो पूछी जाएंगी आपसे, तो यहाँ से ऐसी चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी, सीधे आपसे पूछा जाएगा यही सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय वायसराय कौन था, ये सारी चीज़ें थी। तो इसी समय 11 सूत्रीय मांग को भी सौंपा था। और नमक दुनिया का मानवीय कर था। गांधी जी ने क्या कहा था, और उन्होंने कहा था कि मैंने घुटने टेक कर रोटी मांगी थी, और मुझे क्या मिला, पत्थर मिला, क्योंकि इरविन से कोई आश्वासन नहीं मिला था। फिर बात करेंगे दांडी यात्रा की। 12 मार्च से शुरू गई, 6 अप्रैल 1930 तक, साबरमती के तटीय शहर से दांडी तक 240 मील, यानी कि लगभग 386 किलोमीटर। 78 अनुयायी शामिल थे, एक बिहारी कौन था उसमें, गिरवीधार चौधरी। और 6 अप्रैल को गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा, और सविनय अवज्ञा आंदोलन एक मुट्ठी नमक लेकर फिर से शुरू कर दिया था। और 4 मई को गांधी जी क्या हो गए थे, गिरफ्तार हो गए थे। और गांधी जी को लेकर लगभग 60,000 लोगों की अलग अलग जगह से गिरफ्तारी हुई थी।
60,000 लोगों की लगभग अलग अलग जगह से गिरफ्तारी हुई थी। इतनी भी चीज़ें याद रखेंगे। और तमिलनाडु में जो त्रिचुनापल्ली से वेदारण्य तक जो मार्च किया गया था दांडी यात्रा की तरह, ये वेदारण्य मार्च कहा जाता था। शुरुआत इसकी किसने की थी? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने। पूछा गया है एग्जाम में। तो वेदारण्य मार्च कहाँ से कहाँ तक था, तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। उम्मीद करते हैं कितनी चीज़ें समझ में आई होंगी। और ये दांडी जो यात्रा आपका नमक आंदोलन था, ये बिहार के परिप्रेक्ष्य में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, आज थोड़ा सा हेल्थ इशू है तो ज़्यादा वो भी नहीं हो पा रहा है, तो हम हो सकता है स्क्रीन रिकॉर्डर पे ही आपको बहुत सारी चीज़ें एक साथ पढ़ा दें, क्योंकि यहाँ पर लिखने और पढ़ने में बहुत ज़्यादा समय लग जा रहा है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। और आज थोड़ी सी जो गलती हो गई उसके लिए सॉरी। ठीक है, उसके लिए सॉरी है कि वैसे गलत नहीं था, लेकिन थोड़ी सी हो गई। चलिए इसी के साथ वीडियो ख़त्म करते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।